उसके बाद एक माहिदा होता है कि 10 लोगों को छोड़ेंगे। 10 लोगों को कैसा छोड़ सकते हैं? जब 144 इम्पोज करते हैं तो 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं है, फिरना नहीं है। आपके पास सिंगल प्रूफ नहीं है वो बच्चे जो है पथराव करे हैं, मुल्क पथराव करे होंगे, 10 से 15 लोग पथराव करे होंगे, मगर 165 लोगों को कैसा अरेस्ट करते? अगर 165 लोग आपके ऊपर अटैक करते तो कोई भी आप जिंदा नहीं रह सकते। इनके ऊपर एफआईआर कर ये जो विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है अंडर द फैसिस्ट फोर्सेस और फैसिस्ट रिजाइम ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर, ये जो कोशिश कर रहे हैं आप लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की, घरों पर जाकर ऐसा हमला करते किसी एक टेररिस्ट लोगों के ऊपर जिस तरह से हमला करके अरेस्ट करते हैं उस तरह से करते हैं। कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रेस मीट प्रेस क्लब में रखी गई थी। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के जानिब से एक प्रेस मीट थी जिसमें बहुत सारे बातें हम लोगों के सामने आए हैं और हमको ये महसूस हुआ कि इसका हम जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है और उनकी बहुत सारी गलती है। अपनी गलतियों को भी वो लोग छुपाए हैं। उसी गलतियों को यहाँ पर हम बताने के लिए यहाँ पर एक प्रेस मीट रखे थे। सबसे पहले गलती ये है कि आपने 27 से लेकर 3 मार्च तक एक 144 को जो है इम्पोज किया गया था। 144 का मतलब क्या है? 144 इम्पोज ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 ए के तहत सीआरपीसी के तहत इम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर पाबंदी आयद करते हैं। तो 144 होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि पूरी तरह से पाबंदी हो, वरना 144 इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 144 इम्पोज करने के बाद 1 तारीख को हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, एमएलए, पार्लियामेंट्री, ऑल आर लॉ मेकर्स, वो लोग जो है कानून बनाने वाले लोग वहाँ पर सेक्शन 144 को तोड़कर एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर हज़रत लाले मशाक अंसारी की दरगाह पर आते हैं। वहाँ पर स्लोगन्स लगाए जाते हैं, वो स्लोगन्स हेटेड स्लोगन्स लगाए जाते हैं। वहाँ पर हाथों में लकड़ी होती है, स्टिक होती है, कुछ नौजवानों के हाथ में तलवार होते हैं, एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर तमाशीन बनकर देखती रहती है। उसके बाद एक माहिदा होता है कि 10 लोगों को छोड़ेंगे। 10 लोगों को कैसा छोड़ सकते हैं? जब 144 इम्पोज करते हैं तो 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं है, फिरना नहीं है। तो यहाँ पर 10 लोग हैं कर रहे हैं तो फिर खुद अपनी गलती वहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीडिया वाले उस वक्त उनको एसपी साहब को पूछ रहे थे 144 की बात कैसा ये करें? किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन पे 4 से ज़्यादा लोगों के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मौजूदगी में 144 इम्पोज करते हैं और 10 लोगों को वहाँ पर इजाज़त देते हैं। और वो सिर्फ इजाज़त देने की वजह से इतना जो यहाँ पर माहौल ख़राब हुआ, ये उनकी गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पर मासूम नौजवान जो बेगुनाह हैं, जो खवातीन हैं, मासूम छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो लोगों को वहाँ पर जेल के अंदर डाला गया है और कहते हैं कि वो लोग क्रिमिनल हैं, वो लोग तमाम लोग क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल है, क्या क्राइम किए, क्या जुर्म किया बताइए? वहाँ पर आप 10 लोग भेजते हैं दरगाह के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर उनको पूजा करने की इजाज़त देते हैं। तो यहाँ पर एक अगर इबादत गाह है, दूसरा लोग अगर अंदर घुसकर अगर इबादत करता है तो रिलीजियस के सेंटिमेंट्स का हर्ट होता है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल एक्ट 1991 एक्ट बनाया है। सेक्शन 3 के तहत ऐसे जितने भी इबादत गाहें हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कानून बनाया गया है। लेकिन ये कानून बनाने का मतलब क्या है जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? वहाँ पर लोग अंदर जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर लोग माप जमा हो गए। आपकी जिम्मेदारी है माप को कंट्रोल करने की। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 लोग जमा होंगे, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन। आप केस करने से कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन, आप लाठी चार्ज करने से कंट्रोल सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती वो 10 लोगों को वहाँ पर जो आने दिया है ना, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी एक पुलिस वाले के ऊपर अगर पत्थर अगर गिरता है, अगर उनको मामूली से चोट अगर लगती है तो 307 केस डालते हैं। सेक्शन 307 के अंदर करके 160 लोगों को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको तमाम लोगों को जेल के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि ये पूरे क्रिमिनल्स हैं। कैसा क्रिमिनल्स होते हैं? औरतें हैं वहाँ पर, 9 औरतों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, 20 नाबालिग बच्चों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। 1 घंटे के अंदर आपको पता चला है कि ये लोग कत्ल
मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। 307 का मतलब क्या है? अगर किसी आदमी को हम मारते हैं, जख्म अगर ऐसा जख्म होता है जिसकी वजह से मौत हो सकती है, उसी सूरत में ही 307 डालना होता है। आज वहाँ अलंद के लोग सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं हैं, अलंद में पूरे मजहब के लोग वहाँ पर तकरीबन 1 हफ्ते से उनका कोई कारोबार नहीं है। वहाँ पर वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है उनको, लोग घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और ये लोगों को कोई फिक्र नहीं है। वो 10 लोगों की वजह से पूरे एंटायर अलंद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट पूरे लोग का वहाँ पर परेशान है। वहाँ पर उनके ताल्लुक से कोई सोचने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर तमाम लोगों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और किसी भी मजहब से रहना हो तो। वो एक इबादत है, वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी गेजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके अंदर दूसरी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी का एक मर्तबा डिक्लेयर अगर होता है तो उसका कैरेक्टर, उसका ऑब्जेक्ट जो वक्फ प्रॉपर्टी का ये करना होता है उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये कानून कहता है। आप पढ़ना चाहिए, आप काबिल लोग हैं, हम काबिल लोग नहीं हैं। आप IAS IPS पास करने वाले, आप छोटे मोटे लोग हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे, बहुत अच्छी बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिला इंतजामिया से, आप अच्छे लोग, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी सोच रखते होंगे, अच्छा जज्बा रखते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो रहा है आंख बंद करके नहीं बढ़ सकते। बेगुनाह लोग वहां पर जेल के अंदर, उसके बारे में आपको सोचना होगा। शुक्रिया। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया, वो अलंद के अंदर जो हाल हुए हैं उसको हम सीधे सीधे परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स का नाम दे सकते हैं इसमें। और मैं मोहतरमा जज ईशा पंत मैडम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको जज के नाम से मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ के विक्टिम्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। नोबडी कैन बी कॉल्ड एज क्रिमिनल अंटिल दे हैव प्रूवन गिल्टी। तो अभी इनके ऊपर FIR कर ये जो विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है अंडर द फैसिस्ट फोर्सेस और फैसिस्ट रिजाइम ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर, ये जो कोशिश कर रहे हैं आप लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की, उसको छोड़ दें। अंडर द प्रेशर जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे UPSC पास किए हुए लोग हैं। यू हैव गॉट वेल वर्स्ट एक्सपीरियंस इन दिस। आप वर्दी की इज़्ज़त कीजिए और क़ानून की इज़्ज़त कीजिए, क़ानून के धज्जियाँ ना उड़ाइए, नहीं तो लोगों का कानून पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मैसेज देने की ये कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी उनके प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं और जो भी फैसिस्ट ताकतें इनके पीछे हैं और जहाँ जहाँ से ये इंस्टिगेशन हुआ है, हु आर द परपिट्रेटर्स, असल परपिट्रेटर्स हों और इंस्टिगेशन जिसने किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, और बेकसूर लोगों को जो राइट्स वायलेशन, उनकी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको इमीडिएट विड्रॉ करें और प्रोसीजरल लैप्स जहाँ पर हुए हैं उसको करेक्टिव मेजर्स करें। नहीं तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम लोग डेफिनेटली प्रोसीजरल लैप्स के खिलाफ जो है आगे लीगल फाइट करने के लिए तैयार हैं। डीसी साहब ने खुद कहा है कैटेगोरिकली कि सिर्फ 3 या 4 पत्थर गिरे हैं। फिर एक मीडिया वाले ने पूछा डीसी साहब को, एक आपका कार के ऊपर भी एक पत्थर गिरा ना, तो डीसी साहब ने कहा एक छोटा पत्थर मेरे कार के ऊपर गिरा है, आप इसको बड़ा मत बनाइए, सब पीसफुल हुआ है। दरगाह कम्युनिटी होंगे, दोनों यहाँ के जो दोनों भी पक्ष हैं वो पूरे जने अपने कोऑपरेट किया है, सभी मामला सही हुआ है बोलकर गए हैं। और वहाँ पर वहाँ के लोग ने SP और डीसी साहब का जिंदाबाद कहा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, पूरा पीसफुल माहौल के तरीके से जो कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, SP मैडम को कहाँ से प्रेशर आया, कौन से स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट मिनिस्टर का या कौन से यूनियन मिनिस्टर का प्रेशर आया कि डीसी साहब एक जगह कहते हैं कि सब पीसफुल हुआ, सिर्फ 2-3 पत्थर पड़े थे बोलकर। ये 2-3 पत्थर जिसने फेंका था उसके लिए क्या आप 170 लोगों को अरेस्ट करेंगे? कौन ये 2-3 पत्थर फेंके थे? आप बोल रहे हैं वीडियो से आपके पास, वो सिर्फ 2-3 पत्थर जो फेंके थे। 3 पत्थर कौन फेंक सकता है? 3 लोग या 4 लोग फेंक सकते हैं। आप उनको अरेस्ट करना छोड़कर 170 लोगों को अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट किस अंदाज में करते हैं? सुबह रात के अंधेरे में, सुबह फजर से पहले आप घरों पर जाकर ऐसा हमला करते हैं, किसी एक टेररिस्ट लोगों के ऊपर जिस तरह से हमला करके अरेस्ट करते हैं उस तरह से करते हैं। 3 तारीख को ईशा मैडम का, SP मैडम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उनकी स्टोरी पूरी अलग है। डीसी साहब जो 1 तारीख को जो स्टेटमेंट देते हैं उसका अलग है। इसका मतलब क्या, किसके प्रेशर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अलंद के मासूम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। डीसी साहब ने तो पूरी खुली तौर पे कहा कि पूरा पीसफुल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब ठीक होगा। लेकिन किसके प्रेशर में ये 170 लोगों को अरेस्ट करे बोलो? औरतें जो बाथरूम में थे उनको बाथरूम से खींच के निकाला गया, नाइटी में अरेस्ट किया गया। लोगों के पास चप्पलें नहीं थे, बनीनों में अरेस्ट किया गया, चड्डियों के ऊपर खींच के उनको अरेस्ट किया गया। घरों से लेकर पुलिस स्टेशन तक मारते हुए उनको लेके गए हैं।
ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रहा है कि सब पीसफुल हो, सब जने एक दूसरे को थैंक यू बोले गए। रात में ऐसा किसका प्रेशर आया जिसकी वजह से ये सब कार्रवाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, खुद डीसी और खुद एसपी मैडम ने कहा कि 3-4 दिन पहले ही एक फार्मूला तय हुआ था कि 10 लोगों को जाने का, एक पूजा करने का तय हुआ था। जब 10 लोगों को जब तय हुआ तो फिर 500 लोगों को मजमुआ लेकर, प्रोगेटिव स्पीचेस लेकर भगवंत खुबा साहब के नेतृत्व में 500 लोग कैसे एंटर होते हैं याद आलंद में? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब 10 लोगों को, खुद आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोल रहे हैं कि 10 लोगों को परमिशन थी, तो फिर 500 लोग प्रोगेटिव स्पीचेस के साथ आलंद के दरगाह के सामने कैसा है? बचाने के लिए जमा हुए थे वो आरोपी हुए, और जो दंगाई बाहर से आए थे वो लोग हीरो हो गए। ये जो दोहरी नीति जो ये लोग अपना रहे हैं, इसके खिलाफ हम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इन सब के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। और जहाँ भी ये जो जेल में, बीदर के जेल में, बीजापुर के जेल में, रायचूर के जेल में, बल्लारी के जेल में जितने लोग भी मासूम लोगों को जेल में डाले हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको लीगल एड दिया जा रहा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो लापरवाही हुई है और ये जो हिडन एजेंडा के तहत जो काम बीजेपी गवर्नमेंट की है, इसको हम आगे दिनों में एक्सपोज करेंगे। चाहता हूँ डीसी और एसपी की वजह से ये पूरी चीज़ें हुई हैं। ये दोनों ही जो है वायलेंस के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि 8-10 दिन पहले से इनको मालूम था संघ परिवार के लीडर्स मुतालिक आंदोलन स्वामी MLA यहाँ के पूरे लोग जो है प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को हलन चलो बोल रहे हैं, तो उस पर इन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करना चाहिए था। एसपी मैडम को शर्म आनी चाहिए। जो लड़के दरगाह की हिफाजत के वास्ते ठहरे थे उनको जो है फसादी बोले हैं, राइटर्स बोले हैं। एसपी मैडम को मैं बोलना चाहूँ, कोसी के किताब आप पढ़कर जो एसपी बनी हैं, वो जो लड़के थे वो दरगाह की हिफाजत के लिए ठहरे थे। आपके पास सिंगल प्रूफ नहीं है वो बच्चे जो है फतराव करे बोलकर। फतराव करे होंगे, 10 से 15 लोग फतराव करे होंगे, मगर 165 लोगों को कैसा अरेस्ट करते? अगर 165 लोग आपके ऊपर अटैक करते तो कोई भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते थे। वहाँ पर वो हरकत नहीं हुई है। पूरा जिम्मेदार जो एसपी और डीसी हैं, दरगाह कमेटी जो सालों से चलते आ रहा, चलने देना था। क्यों उसको इशू क्रिएट किए हैं? एसपी मैडम जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, सबको राइटर्स बोले हैं, लकड़ी जमा किए हैं, पत्थर जमा किए हैं। बोले तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम जाके पत्थर लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। RSS वाले लकड़ी लेके जो है पूरा मार्च कर सकती हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर। तो कोई मुसलमान अपनी दरगाह की हिफाजत के लिए लकड़ी हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता? दरगाह कमेटी का इसके अंदर कोई कसूरवार नहीं है। एसपी मैडम और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से वो वायलेंट हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पूजा की इजाज़त नहीं देता, पूजा करने नहीं देता, तो वायलेंस भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कोरोना के दरमियान 1-1 साल मस्जिद मंदिर बंद थे, कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन पूजा करने की ज़िद की वजह से जो है ये वायलेंस हुआ है। इंक्वायरी हो इसकी, एक हाई कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को इसका चेयरमैन बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए और ये पर्टिकुलर रियॉर्ड्स के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये एक रिपोर्ट के ऊपर जो लोग हैं, चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हो, चाहे वो नारे लगाने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन देने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन पूछने वाले लोग हो, सारे लोगों के ऊपर जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले। बस यही हमारी डिमांड है। क्या आप मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंसी में आते हैं? क्या उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को तसाहुली से काम लिया है? आपका मानना ऐसा है क्या? अगर से आप ऐसा मानना है तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डीसी और एसपी पर? सर, मेरे और आपके मानने से या किसी के मानने से ये होने वाला नहीं है। एक इस देश में क़ानून चलता है जिसके तहत हम सारे चलते हैं। उसी क़ानून की वजह से आज मैं आपके सामने ठहर के बात कर रहा हूँ। मज़हर साहब भी आपको सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखे। तो आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं है सर। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब यहाँ पे पार्लियामेंट गलती करती है तो जुडिशरी पूछती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन गलती करता है तो जुडिशरी पूछती है, जब जुडिशरी गलती करता है तो पार्लियामेंट पूछती है। ये देश का सिस्टम है। इस सिस्टम का उल्लंघन किया गया है सर। हमें डर इस बात का हो रहा है कि इस कंट्री के डेमोक्रेटिक फॉर्म को ख़तरा है अगर ऐसी हरकतें होंगी। और हमें क़ानून के ऊपर बहुत भरोसा इसलिए है क्योंकि हम क़ानून पढ़ाई करे हैं, क़ानून के ऊपर भरोसा है। आज शायद ये मासूम बच्चों के ऊपर केसेस हुए, हो सका तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि ये केसेस विड्रॉ किए जाएं। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं। इन लोगों को आप क्रिमिनल्स नहीं, विक्टिम्स बोलना सही बेहतर समझता हूँ मैं। ये लोग विक्टिम्स हो गए हैं एक पॉलिटिकली वेदांता क्राइम के।